हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक ललित टेक्निकल क्लासेस। आज हम फिर से आप लोगों के बीच फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार ऐसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में। खास करके बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है कि यदि L तथा R क्रमशः इंडक्टेंस तथा रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करते हैं तो L/R की विमाएँ होगी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। L/R की डायमेंशन क्या होगा, तो सबसे पहले जानेंगे कि L और L/R क्या है। L क्या है, L इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और R जो है ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस इसका डायमेंशन अगर पता रहेगा तो हम इसकी दोनों को डिवाइड करके डायमेंशन निकाल लेंगे। बहुत ईजिली हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। L का डायमेंशन निकालने के लिए देखिए ये जो L इस तरह से इंडक्टर होता है, ये इंडक्टर का ये सिंबल है। इसमें जो रिएक्टेंस होता है XL होता है। XL से डिनोट कर इसका रिएक्टेंस को XL से डिनोट करते हैं। XL इजकल टू हो जाता है ओमेगा L। ओमेगा L हम इसका बीमा निकालना है ना, तो L, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, L इजकल टू क्या लिखेंगे, XL बटे ओमेगा। ओमेगा क्या है, ओमेगा हम लोग पढ़े हैं एंगुलर वेलोसिटी होते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, कोणीय वेग जो होते हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की तरह काम करता है। यानी इसका अगर वैल्यू लिखे हम ओमेगा का तो ये होता है 2πf। क्या हो गया, ये 2π तो कांस्टेंट है, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू f, फ्रीक्वेंसी की तरह होता है। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है 1/t होता है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ओमेगा का डायमेंशन क्या होता है। अब पता करना है कि XL जो है एक रिएक्टेंस है। रिएक्टेंस का जो डायमेंशन होगा, रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है, रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम। तो ओम यानी रेजिस्टेंस की तरह हो गया। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं ओम के नियम से रेजिस्टेंस R इजकल टू V/I होता है। V क्या होता है, V होता है आपको W/Q/I, ये वर्क बाय चार्ज वोल्टेज होता है। अब वर्क का जानते हैं डायमेंशन। अब देखिए इसके हम निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, वर्क बाय QI हो जाएगा यहाँ पर QI। तो वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है ML/T-2, ML/2T-2, और Q का होता है 80, I का होता है A। समझ गए। रेजिस्टेंस के जैसा रिएक्टेंस होगा तो R इजकल टू कितना हो गया यहाँ पर ML/T-2 डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर T। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ML/2T-3 A-2, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला। और रेजिस्टेंस का डायमेंशन, ये रेजिस्टेंस के जैसे ये रिएक्टेंस होता है, यानी रेजिस्टेंस का भी यूनिट ओम होता है और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम होता है। जब दोनों का यूनिट ओम होता है इसका डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा। और मुझे यहाँ पर ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला निकाल चुके हैं T, तो 80 हो जाता है। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं किसका डायमेंशन फार्मूला, L का। तो L बराबर क्या लिखे हैं, XL/ओमेगा। XL का क्या निकाल चुके हैं, XL का यही होगा, तो ये क्या हो गया ML/2T-3 A-2 डिवाइडेड बाई कितना 1/T। ये 1/T ऊपर चल जाएगा प्लस में, तो L का क्या डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा L/2T-2 A-2। आप समझ रहे हैं, इसका डायमेंशन फार्मूला इतना हो गया। अब देखिए किस चीज़ का निकालने के लिए कह रहा है, L/R का। तो L/R देखिए अब पता चल जाएगा L/R क्या है। L/R अगर मैं बता दूं तो ये टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम है। टाइम कांस्टेंट का मात्रक सेकेंड होता है। सेकेंड का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, T होता है। तो इसको अगर इसके बारे में आपको पता है L/R क्या है, तो आप तो आसानी से इसमें देख कर जिसमें T सिर्फ मिलेगा
टी, वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको सारे के डायमेंशन निकालने के एक कॉन्सेप्ट बताए कैसे हम डायमेंशन निकालेंगे। मुझे इस डायमेंशन चैप्टर में मात्र एक ही चीज़ का डायमेंशन फार्मूला याद रखना है, किसका? बल का, फोर्स का, ML_T-2, और उसका पता है तो वर्क का भी पता हो जाएगा। वर्क का क्या हो जाएगा? ML2T-2, ML2T-2 वर्क का हो गया, क्योंकि वर्क Fs फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो जाता है, एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे L2 हो जाता है यहाँ पर। चलिए ये सब बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं L/R का डायमेंशन क्या होगा। तो L/R, L का ये डायमेंशन हो गया L2T-2 A-2 रख दिए यहाँ पर। उसके बाद R का डायमेंशन क्या होगा? R का डायमेंशन अभी जस्ट निकाले हैं। R का डायमेंशन ML2T-3 A-2। क्लियर? यहाँ तक हो गया। चलिए तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम है कैंसिल हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर T-2 इंटू T+3, T+3। तो ये कितना हो गया? ये घट के कितना हो जाएगा? सिर्फ T बचेगा, T। तो इसको लिख सकते हैं M0L0T। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो गया इसका? ऑप्शन नंबर आपको C नंबर ऑप्शन सही हो रहा, यानी M0L0T। यानी कहने का मतलब हुआ L/R एक टाइम है, यानी टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? M0L0T। चलिए आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। बहुत हम इजी तरीका में आपको सारे चीज़ का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए बताए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है। देखिए, यदि C तथा R क्रमशः कैपेसिटेंस तथा रेजिस्टेंस प्रदर्शित करे तो RC का डायमेंशन यानी बीमाएँ क्या होगी? RC देखिए, पूरे फिजिक्स में ये RC और L/R ये दोनों क्या है? दोनों टाइम कांस्टेंट है। दोनों क्या है? टाइम कांस्टेंट। याद रखिएगा, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला हमेशा T होगा। टाइम कांस्टेंट का SI मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। टाइम है, टाइम का भी सेकेंड होता है, ये टाइम कांस्टेंट कहलाते हैं, ये R। चलिए देखते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। रेजिस्टेंस का सीख चुके हैं हम लोग। कैपेसिटेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें जो कैपेसिटर के पास जो रिएक्टेंस होते हैं उस रिएक्टेंस को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC से डिनोट करते हैं। XC इक्वल टू जब लिखते हैं तो 1/ωc लिखते हैं। 1/ωc, हमको ये C का निकालना है ना, तो चलिए इसको लिख लेते हैं 1/ωc इक्वल टू XC। तो इसको अगर हम ωc लिख दें तो इसको क्या लिखेंगे? 1/XC लिखेंगे। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/XC इंटू ओमेगा, ओमेगा ना, हाँ ओमेगा। अब देखिए, ये जो आपको एक चीज़ बता दे, ये R रहे, XL रहे या XC रहे, ये तीनों का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम होता है। कभी नहीं घबराना है। रेजिस्टेंस कहते हैं इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये इंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और कैपेसिटर यानी संधारित्र के पास जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका इसी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कभी नहीं भूलना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर C का कैपेसिटर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो रिएक्टेंस का तो अभी निकाले थे, क्या होता है रिएक्टेंस का? रिएक्टेंस यानी रेजिस्टेंस का। C का तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? रिएक्टेंस का तो ML2T-3 A-2, और ये जो है ओमेगा का क्या हो जाएगा? ओमेगा का हो जाएगा T-1। ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/ML2T-4 A-2। क्लियर है? यहाँ तक हो गया। अब हमको निकालना है किसका? RC का। RC ML2T-3 A-2, ये हो गया आपको R का। अब मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कितना? ये ML2T- और A-2। अब देख रहे हैं
ये हो गया इसका। अब इससे अगर सॉल्व करते हैं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, m 0 हो जाएगा, m घट के m 0, l 0, t ऊपर जाकर हो जाएगा t और a क्या हो जाएगा 0। तो इसको हटाइए, a को रखना नहीं है। तो RC का भी जो डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l0 t, मतलब ये भी एक टाइम कॉन्स्टेंट है और t का फॉर्मेशन आया है, t सिर्फ बचा है, यानी ये भी टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो L/R और RC क्या है, टाइम को, इसलिए ये RC का बीमारी क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, m0 l0 t। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखते हैं कि यदि LC तथा R क्रमशः इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस को प्रदर्शित करे तो निम्न में से कौन आवृत्ति की विमाएँ प्रदर्शित नहीं करता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, आधा क्वेश्चन पढ़ के आप गलत नहीं करिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा, नहीं करता, मतलब ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी की विमाएँ प्रदर्शित नहीं करते हैं। अभी अभी हमने जाने थे कि ये RC टाइम को दिखा कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ये टाइम का उल्टा होता है, आवृत्ति क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है, इसीलिए ये तो आपको टाइम की दिखाया। लेकिन पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो पहला ऑप्शन आपको ये है, R माइनस R इन्वर्स C इन्वर्स, यानी इस दोनों को उलट देंगे तो क्या होगा 1/RC, यानी 1/T। तो 1/T आ गया, मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन तो फ्रीक्वेंसी को दिखा रही है, ये कहता नहीं दिखाते, ये खत्म होगा। ये देखिए R/L, ये L/R का होता है T। तो अगर R/L कहेंगे तो क्या हो जाएगा 1/T, 1/T क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ये भी फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, बी नंबर ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 1/LC, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, 1/LC क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR = 1/2 पाई इंटू 1/LC होता है। ये तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी है, तो ये नहीं होगा। बचा चौथा नंबर ऑप्शन, यानी डी नंबर ऑप्शन, यही तो होगा C/L। ये फ्रीक्वेंसी को यानी आवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर हो गया कैसे निकाला जाता है। तो इस चीज़ का अगर पहले से आपको ज्ञान नहीं होता तो क्या ये क्वेश्चन बन पाता, बिल्कुल नहीं बन पाता। इसीलिए मैं दो क्वेश्चन को इस तरह से सेट किया हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई और कॉन्सेप्ट भी आप में एक डेवलप हो जाएगा। ये ग्रुप का मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ 914298, भूल गया नंबर, हाँ 6370, यही बोला नहीं हूँ, यही नंबर है। इस नंबर पर आप नोट्स चाहिए और भी कॉन्सेप्ट चाहिए और ग्रुप में अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ कर मुझसे कांटेक्ट करें। वैसे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप सारे कॉन्टैक्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके संपर्क कर सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन पर सेंटीमीटर है, तो MKS सिस्टम में इसका मान क्या होगा। तो आप अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार 1-2 मिनट दिमाग लगा के बना सकते हैं, तब तक मैं इधर इरेज कर। फॉर्मूला होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायमेंशन से सॉल्व करने के लिए, उस पर बनाएंगे। तो मैं एक फार्मूला आपको बताए थे कि अगर पहला सिस्टम का जो वैल्यू होगा, मान लेते हैं N1 पहला सिस्टम है, उसमें जो मास होगा पहला सिस्टम में, अच्छा, और उसमें लेंथ और उसमें T1, ये तीन चीज़ होगा, एक ये नंबर होगा, ये दिया रहेगा आपको पहला सिस्टम में। इसको हम कह सकते हैं सिस्टम 1। ये कौन सा सिस्टम में दिया है, तो पहला सिस्टम ये कह रहा है कि CGS सिस्टम में दिया है। N कितना दिया हुआ है 70, चलिए CGS सिस्टम में है। उसके बाद CGS में है तो ये मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम, 1 ग्राम ही मानेंगे, 1 यूनिट, उसके जो दिया रहेगा उतना ही मानेगा, नहीं दिया तो 1 यूनिट लेंगे बनाने के लिए। लेंथ कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। टाइम कितना दिया है, टाइम सारे सिस्टम में MKS, CGS, FPS सब में टाइम का सेम वैल्यू होते हैं, सेम यूनिट होते हैं, इसलिए सेकेंड में ही टाइम होते हैं सब में। नेक्स्ट सिस्टम में जो निकालना हमको, सिस्टम 2 लेते हैं। सिस्टम 2 में N2 तो निकालना ही, वाट M1 MKS में कहता है तो कितना हो जाएगा 1 kg ले लेंगे MKS में, सॉरी M2। L2 कितना हो जाएगा 1 मीटर ले लेंगे और
T2 कितना लेंगे 1 सेकेंड, क्योंकि इसमें दोनों सिस्टम में टाइम सेम रहता है। अब मैंने आपको फार्मूला बताए थे, तो यहाँ आप लिखिएगा वी नो दैट, क्या जानते हैं आप जानते हैं N2 इजकल टू N1 इंटू M1/M2। अब इसमें देखिए पावर कितना देंगे, इसका पावर मैं ले लेता हूँ A अभी जनरल फॉर्म में, इंटू की साइन दे देंगे यहाँ पर L1/L2, पावर कितना ले लेंगे B ले लेते हैं, T1/T2, पावर कितना ले लेंगे C ले लेते हैं। चलिए अब ये ABC डिपेंड करता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, क्या है, ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन के डायमेंशन फार्मूला क्या होते हैं, तो सरफेस टेंशन का SI मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन का जानते हैं ना, पूरा फिजिक्स में क्या होता है, न्यूटन का होता है MLT-2 और मीटर लगा है L, ये L बराबर है तो L हो जाएगा 0, यानी ML0T-2। अब आपको यहाँ से नॉलेज हो गया, ये ज्ञात हो गया कि A यहाँ के पावर होता है, B यहाँ के पावर और C यहाँ के पावर होता है, इसको यहाँ लिखते हैं। तो इसका मतलब आपको A का वैल्यू कितना हो गया 1, B का वैल्यू कितना हो गया 0 और C का वैल्यू कितना हो गया -2। अब इस पर सेट कर दीजिए, आप यूनिट को कन्वर्ट कर दीजिए, एक सिस्टम में सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो N2 इजकल टू वाट, यूनिट को कन्वर्ट करके मैं लिखता हूँ, N1 का मान दिया हुआ 70, M1/M2, M1 देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे थोड़ा कितना हो जाएगा 1 kg, 1 kg में 1 गुना 10 के पावर -3 से जो गुना कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा kg में। और सेंटीमीटर को बताया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 1 10⁻2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। सेंटीमीटर को -10⁻2 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में, और -10⁻³ से गुना कर देंगे तो ये kg में हो जाएगा। चलिए ये वैल्यू मैं यहाँ रखते हैं, सिस्टम इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या रखते हैं M1 का वैल्यू 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 kg, नीचे में 1 kg, इसके पावर 1 इंटू L कितना है, L है 1 × 10⁻², और नीचे में कितना है 1, इसका तो पावर ही 0 है, इसको लिखने कोई मतलब, तो वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। इसका देखिए टाइम 1/1, क्योंकि ये दोनों सेम है, सेकेंड में होगा, ये सेकेंड में है, सेकेंड है ये 15 नहीं समझिएगा। इसका पावर कितना है -2 रहे, +2 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन -1 है तो कट के कितना होगा। चलिए देखते हैं 70, ये देखिए यहाँ पर ये 10⁻⁻ कितना हो गया -3, इधर भी 1 इधर भी 1, तो कितना हो गया 70 गुना 10 के पावर -3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 इससे कट के मर जाएगा, तो 7 गुना 10 के पावर -2 न्यूटन पर मीटर, यही हो गया N2 का वैल्यू। देखिए ऑप्शन मिल रहा है क्या ये, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखते हैं, A नंबर में कितना 70, 7 × 10⁻2 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर B आपका सही हो गया। क्लियर। एनर्जी E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, मॉडर्न फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। तो E अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है H, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं इसी को। अब हमको इसी का ना वैल्यू निकालना, इसमें जान लीजिए ये एनर्जी है, ये आवृत्ति है, ये क्या है, ये आवृत्ति है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी है। आप जानते हैं आवृत्ति का डायमेंशन फार्मूला 1/T होता है, एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला आप जानते हैं ML2T-2 होता है। तो अब नहीं निकाल लेंगे क्या, तो H इजकल टू यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा E/न्यू, इसको न्यू पढ़ते हैं, न्यू आवृत्ति को नोट करते हैं। तो देखिए E का क्या हो गया ML2T-2 डिवाइडेड बाय न्यू का 1/T। इसको अगर सॉल्व करेंगे T या -T, इसको अगर सॉल्व करेंगे ऊपर में प्लस हो जाएगा, तो H का जो डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा ML2T-1। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकल कर तैयार होगा। देखिए कितना आसान, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। आप फार्मूला डायमेंशन फार्मूला भूल भी जाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए मिला के कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है,
कह रहे हैं कण का वेग v = a + bt + ct² पर निर्भर करता है। यदि वेग मीटर पर सेकेंड में है तो a का मात्रक होगा। वेग अगर मीटर पर सेकेंड में है तो a का मात्रक क्या होगा? a + bt + ct²। जब इसका SI मात्रक आपको दे दिया है मीटर पर सेकेंड और इक्वल में ये सम में या माइनस में या प्लस में रहेगा, ये तभी जुट सकता है जब इसका डायमेंशन इक्वल होगा। जब डायमेंशन इक्वल होगा तो सबका यूनिट भी इक्वल होगा। इसीलिए ए का जो यूनिट होगा ये भी मीटर सेकेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज